हाय निशांत। हेलो। इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं इधर उधर को लेके। आप एक एजुकेटर हैं। बिहार में बहुत सारी स्टूडेंट पॉपुलेशन, आप जहाँ भी चले जाइए वहाँ पे बच्चे बैठ के कुछ ना कुछ पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसको एक बहुत प्राउड नज़रिए से देखते हैं, बट एक साइलेंट एपिडेमिक भी है यहाँ पे जो कि कंजिक्यूटिव गवर्नमेंट्स एड्रेस नहीं कर पा रही। आपके हिसाब से वो रूट कॉज क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है? जो हमारा फंडामेंटल जो एजुकेशन सिस्टम है, जो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग लेते हैं, 10-12 का देखते हैं हम लोग। हायर लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि हायर लेवल पे अभी भी यूनिवर्सिटीज़ जो बिहार में है, अगर आप इंजीनियरिंग ले लीजिए या फिर मेडिकल ले लीजिए, ठीक ठाक है। लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट जो स्कूल्स है उसको छोड़ दें, अगर सरकारी पे आए, और हमारा जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल, तो जहाँ जो पढ़ता है, तो रूट काउज है जो हम लोग जैसा बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि 10 तक बच्चा किसी तरीके से, वो 10 तक बच्चा स्कूल में इन्वॉल्व है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि कहीं कोचिंग में पढ़ रहा है, वो 2 घंटा कोचिंग में पढ़ करके किसी तरीके से 10th पास करता है। 12th में भी उसका यही सीन है कि किसी तरीके से वो कहीं इन्रोल्ड है, लेकिन वो फिर कोचिंग पे निर्भर कर रहा है। अगर वो किसी कोई भी एग्जाम दे रहा है, अगर वो आईआईटी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो कोचिंग जा रहा है, तो पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पूरा कोचिंग इंडस्ट्री पे आ गया। आइडियली होना क्या चाहिए था कि स्कूल होना चाहिए था, वो एकेडमिक जो हमारा जो एकेडमिक जो करिकुलम है वो शिफ्ट कर गया है कोचिंग वाले पे। अब जो स्कूल चलता, स्कूल होता, फिर यूनिवर्सिटीज आता इस तरीके से, तो ये शिफ्ट कर गया कोचिंग पे। आपको प्राइमरी लेवल पे भी कोचिंग आपको मिल जाएगा, आपको सेकेंडरी लेवल पे भी कोचिंग मिल जाएगा, और आपको हायर एजुकेशन पे भी कोचिंग मिल जाएगा। तो इशू वहाँ आ रहा है, कोचिंग में आपको कभी एकेडमिकली ट्रेन नहीं किया जाता है, वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक कैसे करना है वो आपको सिखाता है। तो इशू वहाँ पे फंडामेंटल लैक कर रहा है हर जगह। तो और ये तो अब बिहार में मेजर, मतलब मोस्टली प्रॉब्लम ये बिहार का है कि हमारा जो, अब देखिए बिहार में कितना ही लोग पीएचडी करता है। आपको बहुत, अब आप आज से 20 साल पहले आपको पता चला है कि बहुत तो लोग पीएचडी कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन आप खुद ही अपने इर्द गिर्द देखिए तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो पीएचडी कर रहे हैं। जो भी बच्चा अगर या तो इंजीनियरिंग किया है, फिर मेडिकल किया है, या तो वो टेक्निकल उधर जा रहा है, नहीं तो जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, बच्चा 12th क्लास से स्टार्ट कर देता है, कहीं कोचिंग में इनरोल हो गया, और वो उसको उसके पास है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी एक लग जाए। और आपको पता है कि सरकारी नौकरी में फॉर्म गिरता है, 50 लाख सीट है, 1000, बहुत मैक्सिमम तो 2000, 5000। अगर आप टॉप लेवल, अगर बीपीएससी टाइप का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो 70वीं बीपीएससी जो हुआ था पिछले साल, उसमें 2000 सीट था, वो मैक्सिमम सीट है। और उसका तकरीबन फॉर्म गिरा था 4.5 लाख के आसपास करीब फॉर्म गिरा था। तो आप सोच सकते हैं 4.5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, और मात्र 2000 सीट है। नेशनल लेवल पे पॉलिटिशियंस ये बात करते हैं, स्पेशली यूपी और बिहार से जो पॉलिटिशियंस निकलते हैं, कि सबसे ज़्यादा आईएएस देखिए तो कहाँ से है, तो बिहार से है। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं आपको फ्लॉड लगता है कि आप गलत चीज़ को लेके प्राउड हो रहे हैं, या आपको लगता है कि ये सही में बिहार के छात्रों में कोई एक विशेष मेधा है कि एक ओवर रिप्रेजेंटेशन है बिहार के बच्चों का सिविल सर्विसेज? देखिए, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है। हो सकता है एक वक्त पे लोग निकाले होंगे, लेकिन ये नैरेटिव है। बिहार की आबादी अभी, आप मान के चलिए कि करीब, अगर हम लोग पिछला कास्ट सेंसस देखें तो करीब 13 करोड़ के आसपास आबादी है बिहार की, और अगर 11 का सेंसस देखें तो 10 करोड़। और अगर हम लोग यूथ पॉपुलेशन देखते हैं तो बिहार अभी, मतलब उसका 50 to 60% जो है यूथ पॉपुलेशन है बिहार का। जो हम लोग का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पीक करेगा 41 में। तो हमारा जो यूथ है वो भी मतलब सबसे प्राइम फेज में है। तो आप इस प्रोपोर्शन में देखिए कितना एज बनता होगा। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, यूपीएससी में कितना सीट आता है, मुश्किल से, अगर बहुत सबसे बेस्ट अगर सीट आएगा तो 1000 सीट आता है। उस वक्त माना जाता है कि बहुत ही मतलब बेहतरीन वैकेंसी है यूपीएससी में। उस 1000 सीट में से कितना बिहार के बच्चों को होता होगा, मतलब मैं, अगर आप टॉप मानिए तो 50 बच्चों का। तो इतनी आबादी में अगर 50 बच्चा आईएएस निकाल भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट यूपीएससी या बीपीएससी निकालना नहीं है, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया कि हमारा जो जो फाउंडेशन है वही इशू है। आप देखिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे है, पर कैपिटा इनकम हमारा बॉटम पे है हर चीज़ हर में। चीज़ है बॉटम है। तो मतलब इसका रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से था, तो हमारा पर कैपिटा इनकम अच्छा होना चाहिए था। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। चलिए इंडस्ट्री को हम लोग बात हटाते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंडस्केप है बिहार का वो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप नहीं है। तो हमारा एग्रीकल्चर बेहतर होना चाहिए था, तो हमारा एग्रीकल्चर भी बेहतर नहीं बट है। जब आप कहते हैं इंडस्ट्रियल लैंडस्केप नहीं है, इससे आपका क्या मतलब? इंडस्ट्रियल लैंडस्केप नहीं है, मतलब जो हम लोग ट्रेड करेंगे, जैसे आप मुंबई को देखिए, गुजरात को देखिए, तो वो सी पोर्ट है। तो वहाँ से ट्रेड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है ट्रेड करना। दूसरा कि बिहार तो एक लैंडलॉक है, और बिहार यूपी में, भी लैंडलॉक्ड है। हाँ, तो यूपी में बहुत इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी बात, तो बिहार का जो मिनरल रिसोर्स था ना, वो जो भी बिहार में इंडस्ट्रीज था वो झारखंड में चला गया जब झारखंड में डिवीजन हुआ। तो हमारे पास मतलब बचा कुछ नहीं, ना तो मिनरल्स बचा,
और इंडस्ट्री तो आप एक बरौनी को ले लीजिए, बाकी छोटा मोटा है तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री भी बिहार में है नहीं। तो पोटेंशियल किस चीज़ का है? पोटेंशियल एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लेके आ सकते हैं। इतने छोटे लैंड पार्सल्स में जहाँ पे 98-99% किसान, मतलब ऐसे किसान हैं जो कि पार्शली खेती करते हैं और पार्शली जो मजदूरी करते हैं यहाँ पे, और इतना डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड पार्सल स्पेस में कैसे देखिए एग्रो बिजनेसेस होंगे? देखिए हम लोग, और सबसे बड़ी बात, एग्रो बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए जो मास लैंड की रिक्वायरमेंट और क्लियरेंसेस चाहिए, इतने छोटे छोटे लैंड पार्सल में 100 किसान हैं, हाँ, उनसे अभी कैसे अनुमति हम ली लोग अभी जाएगी? इसी पे आएंगे। देखिए आप हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हैं, हरियाणा एक बहुत छोटा राज्य है, और हरियाणा और पंजाब दोनों बहुत छोटा है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अमूल का। जो अमूल जो सेटअप हुआ था वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू सेटअप हुआ था, और गवर्नमेंट अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी पर फोकस कर रही है। तो जैसे आपने बात किया कि बहुत ही छोटा छोटा लैंड इसके पे, तो बिहार का अराउंड 95% जो है ना स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे भी मखाना को लेकर के जो अभी मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप हुआ है, तो हम लोग मखाना को उस तरीके से सुपर फूड के टाइप से प्रमोट कर रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छा है कि जो नॉर्थ बिहार है वो पूरा फ्लड एरिया है। नॉर्थ आपको पता है कोसी का जो बेल्ट है, तो जो एरिया फ्लड में रहता है, अगर मखाना खेती वहाँ पे होगा, मखाना पानी में होता है, अगर आप मखाना खेती देखिएगा तो इतना इतना जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ होता है। तो शायद जो फ्लड एक वक्त के लिए अभिशाप था, हो सकता है कि वो आशीर्वाद बन जाए हम लोगों के लिए, मतलब एक वो बेनिफिशियल रहे। तो उसी तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे देखिए साउथ बिहार जो है वो ड्राउट प्रोन रीजन है, तो हम लोग वहाँ पे मिलेट उगा सकते हैं, पल्सेस उगा सकते हैं। तो हम लोग कैश क्रॉप की तरफ अगर फोकस किया जाए, और दूसरा है कि आपको कोऑपरेटिव बनाना ही पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पल्स उगाना है, तो आप पल्सेस को लेकर के एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं। छोटा छोटा जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, आप 10 फार्मर को लेकर के, 50 फार्मर को लेकर के एक आप बना सकते हैं छोटा छोटा एक कोऑपरेटिव, और उसके थ्रू आप दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्योंकि देखिए छोटा जो छोटा लैंडस्केप होता है ना, उसमें मैकेनाइजेशन का बहुत इशू आता है। क्योंकि आप एक मान लीजिए किसी के पास 2 कट्ठा जमीन है, तो वो ट्रैक्टर उसमें नहीं खरीदेगा, वो ट्रैक्टर कभी नहीं चलाएगा। लेकिन अगर 2 कट्ठा मिल करके अगर 20 बीघा या 50 बीघा बिहार में हो जाता है कहीं भी, जो हम लोग कोऑपरेटिव का बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जैसे बिहार में जीविका काम कर रही है, या फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स का इस पे ये कहना है कि हम जब हरियाणा में जाते हैं या हम जब पंजाब में जाते हैं, हमको लैंड पार्सल के साइज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। वी डू नॉट हैव 50 हेड्स टू नेगोशिएट विद। जब बिहार में हम आते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे लैंड पार्सल्स हैं, आप उनको मिला के कोऑपरेटिव भी बना देते हैं, बट कोऑपरेटिव के अंदर की पॉलिटिक्स ऐसी है कि कोई एक क्लियर लीडर या रिप्रेजेंटेशन नहीं जिससे हम वन ऑन वन बात कर सके, इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सबके कंपीटिंग इंटरेस्ट है। दूसरा जो इशू आता है वो आता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो ये गिवन दैट, एंड कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है, बट कैसे बिहार कैन मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो अभी भी उसकी प्राइमरी इकोनॉमी है, टू लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। देखिए एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विसेज तो आप जा नहीं सकते। वैसे जो इंडिया का डेवलपमेंट देखा तो एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में गया, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का स्किप किया है। यहीं पे इशू है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और देखिए पॉलिटिक्स हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि जब अमूल बना हो तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं हुआ होगा, पॉलिटिक्स हर जगह, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू हर जगह होता है। अब तो हद तक बिहार में अब बहुत रेयर है कि आप कहीं सुनते हो कि किसी से रैंसम लिया गया, किडनैपिंग का। मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो हो गया, लेकिन आप अगर 20 साल पहले 25 साल पहले का देखें और अभी का देखें सिनेरियो, तो बहुत डिफरेंट है। हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो इशू नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस के कारण अगर हम लोग सेटअप नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री, तो ये जो एक्सक्यूज़ है वो अब मतलब समझिए कि वो इररिलेवेंट है। तो वो तो इशू नहीं है। दूसरा है कि आपको अगर आप एग्रीकल्चर को, जैसे आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग आप किस चीज़ का कीजिएगा, आप मान लीजिए कि आपको ब्रेड बनाना है, तो आपको जो व्हीट है उसका प्रोसेसिंग करना है। तो आप हम देखिए हमारा जो पोटेंशियल, हम अगर उस पर काम करें तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम लोग फूड बास्केट बन सकते हैं पूरे देश को लेकर। जैसे अभी बिहार में एक स्कीम भी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड को लेकर के डिस्ट्रिक्ट है। ये कि हम लोग पूरे बिहार का ओडीओपी का एक वर्जन चल हाँ, रहा है हाँ, अभी। हाँ। और ये है कि जो भी देश में अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति खाना खाता है तो उसके प्लेट में एटलीस्ट एक डिश जो हो वो बिहार का डिश हो। तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। फ्लड एक परसिस्टेंट इशू है। कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स आती रही हैं, जाती रही हैं, फ्लड को लेके शायद ही कोई काम हुआ हो। लोग चाहते हैं, स्पेशली अधिकारीगण जो हैं वो चाहते हैं कि फ्लड प्रोन एरिया में उनकी पोस्टिंग हो जाए, ताकि जो फ्लड को लेके रिलीफ में पैसा आता है उससे बहुत एक पैसा जो है वो करप्शन के रूप, हम सब जानते हैं कि कैसे वो चाहते हैं वहाँ फेवरेबल पोस्टिंग हो, वो पैसा उनके जेब में जाए।
क्या सल्यूशन है बिहार के फ्लड प्रॉब्लम का? क्योंकि आम आदमी तो हर साल कोसी मैया के प्रकोप से त्रस्त ही रहता है। जब तक पटना में नेताओं के बंगलों के पैरों तक पानी नहीं आएगा, क्या लोग नहीं जागेंगे? इज देयर अ सस्टेनेबल सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम सो दैट पीपल डोंट हैव टू सफर एवरी ईयर? क्योंकि लोगों का कहना है कि नेपाल पानी छोड़ देता है, हम क्या करें? बट ये जवाब नहीं हो सकता ना। देखिए, कोसी का जो फ्लड है ना बहुत ही नेचुरल है, मतलब वो आर्टिफिशियल या मैनमेड नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कोई कोई भी रिवर को टेम नहीं किया जा सकता। अब बड़ा से बड़ा रिवर को टेम किया गया तो हम लोग कोसी को भी कर सकते हैं। अब इसका ये है कि आप जैसा भी एक कोसी मेची जो है, कोसी रिवर एक मेची रिवर, उन दोनों का इंटरलिंकिंग का भी चल रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर काम करेगी, जो कोसी का जो एक्सेस वाटर है ना उसको किसी और रिवर में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इंटरलिंकिंग करते हैं और जो सरप्लस रिवर है, जैसे सरप्लस वाटर है किसी रिवर का, कोसी का ही, तो हम लोग अगर ट्रांसफर करते हैं कोसी मेची जो प्रोजेक्ट है उसी तरीके से, और हम लोग अगर किसी तरीके से कैनाल बना करके जो हमारा जो साउथ बिहार है, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर बना हम लोग बनवाते हैं और उसी तरीके से अगर काम करते हैं तो शायद हो सकता है कि हमारा साउथ बिहार जो है वो ड्राउट प्रोन एरिया है। तो जो वहाँ वाटर डेफिसिट है, हो सकता है नॉर्थ बिहार का जो वाटर है, जो सरप्लस वाटर है, वो हम लोग किसी तरीके से चैनलाइज कर सके, ट्रांसफर कर सके। अभी एक जगह काम चल रहा है कोसी मेची लिंक पे, शायद और आगे इस प्रोजेक्ट पे शायद और डिफरेंट रिवर को इंटरलिंक किया जाएगा इस पे। सिंस आप खुद एक टीचर हैं, एक एजुकेटर हैं, एक परसेप्शन है बिहार को लेके कि कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री रही है, इट्स नॉट विदाउट इट्स ओन मेरिट एंड प्रूफ, बट कास्ट बेस्ड वायलेंस इंडिया में कहाँ नहीं है। हर जगह। तो ये परसेप्शन सिर्फ बिहार के साथ क्यों स्टिक कर गया कि यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है? देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, वो नैरेटिव सेट किया जाता है। कास्ट बेस्ड वायलेंस हर जगह होता है, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, साउथ में हो। और ये जो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बात करते हैं, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हर स्टेट में है। ये कहने को सिर्फ है कि बिहार में है, आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए। इवन गुजरात हम लोग बहुत डेवलप स्टेट मानते हैं, गुजरात में भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ भी ब्राह्मण के साथ इसका पटेल्स के साथ और ये सब का भी जो कास्ट बेस्ड अलायंस होता है ना वो बनता है। जैसे खाम्स हो गया, ये सब क्या है, बिहार में तो नहीं बना है। जैसे गुज्जर हो गया, तो बिहार का तो अलायंस नहीं है, कास्ट बेस्ड अलायंस। ये सब तो डिफरेंट स्टेट का। तो ये एक बस नैरेटिव है। बिहार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो एक टाइम लालू जी का टाइम का जो पीरियड था, उस वक्त जो जंगल राज टर्मिनोलॉजी दिया गया, उस वक्त जंगल राज था, तो शायद उसी के बाद ये परसेप्शन बना। तेजस्वी यादव इसको वेहिमेंटली डिनाई करते हैं एंड बहुत सारे लोग जो हैं दे आर हर्ट सीइंग दिस कि कम से कम तेजस्वी यू शुड एक्सेप्ट दिस कि उस समय जो गलत हुआ, अब हम आएंगे तो हम ठीक करेंगे। एग्जैक्टली। ये जो डिनायल ऑफ हिस्ट्री है ये कहाँ तक हर्ट कर रहा है बिहार के पॉलिटिक्स को? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को तो हर्ट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली तेजस्वी यादव का पॉलिटिक्स को हर्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर लालू यादव का अगर कार्यकाल इतना ही अच्छा था तो फिर हम लोग नीतीश कुमार को लेकर के नहीं आते। और आप देखिए कंसिस्टेंटली नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में है और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरा जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हम लोग जाने के लिए अगर बारिश हो गई तो वहाँ रोड बह जाता था, और अभी आप वहाँ से स्टेट हाईवे पास हो चुका है। मतलब मैं पटना से अपना घर 3 घंटे में जा सकता हूँ, और अगर मैं पहले अगर बताऊँ तो सुबह अगर मैं निकलूँ तो शायद शाम हो जाता जाने में। रेल की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, रोड की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों में तो बेहतर हुआ है बिहार, इसमें नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत इम्प्रूव किया है। प्रॉब्लम है वही जो एजुकेशन का हम लोगों ने बात किया, प्राइमरी स्कूल्स को डेवलप करना हो। एंड इफ़ यू वर गिवन द चार्ज ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ऐसे क्या 3 स्टेप्स हैं जो आपको लगता है आर क्विक, सर्जिकल एंड प्रिसाइज एंड वुड रियली मूव द नीडल? टीचिंग का जो जॉब होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट और वही नेशनल बिल्डिंग का काम करता है। ये कहने का है कि आईएएस नेशनल बिल्डिंग करते नहीं, टीचर नेशनल बिल्डिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं सही से तो वो फिर नेशनल बिल्डिंग नहीं होगा। तो हम लोग का जो मेन फोकस है वो टीचिंग पे रहना चाहिए कि टीचर को थोड़ा इंप्रूव करें। और नैरेटिव जो सेट है कि पढ़ाई नहीं होता, तो हम लोग को किसी तरह कोशिश करना चाहिए इंसेंटिव देकर। जैसे बहुत सारे आपको लगता है सैलरीज बढ़नी चाहिए टीचर्स की? वो देखिए डिफरेंट डिबेट है क्योंकि वो लोग जो कि पैशनेट हैं टीचिंग को लेके वही लोग आए और अच्छा पे हो तो उनको कहीं और ना देखना पड़े। देखिए, सैलरी तो एक डिफरेंट डिबेट है, क्वालिटी टीचर लाना पड़ेगा। बहुत कुछ बदला है बिहार में, टीचर का रिक्रूटमेंट पहले डिफरेंट तरीके, अब बीपीएससी टीचर का रिक्रूटमेंट कराती है, तो वो बीपीएससी करवा रही है तो वो क्वालिटी जा रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूल में जा नहीं रहा है, अब थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी क्या है कि जैसे जो ग्राउंड लेवल पे
ठीक ठाक हो रहा है। थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू सो मच फॉर योर